नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जहां आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर आदमी के जीवन से लिंक है, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस पहले से लेके रखा हुआ है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस लेके नहीं रखा हुआ है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइफ इंश्योरेंस लेते समय हमें कितना सम एश्योर्ड रखना चाहिए, उसके फीचर्स कौन कौन से होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस दी टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ये लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती किसको है, हु नीड दी लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड, हम कवर करेंगे कि आखिर में हमारा ये लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड या टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, कितने रुपयों का या कितने लाख का या कितने करोड़ का हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ सम एश्योर्ड कि हमने जो सम एश्योर्ड लिया हुआ है, पहले से लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, उसे हमें किस तरह से असेस करना है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, वो हमारे लिए ठीक है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या हम अपना लाइफ इंश्योरेंस को कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, यदि हमारी कंडीशंस, हमारी सैलरीज कम हैं, या हम कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितने कम से ज़्यादा जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ीचर्स, हमारे लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स होने ही चाहिए जो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जब भी हम लेते हैं तो वंस और ट्वाइस इन ए लाइफ टाइम हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, ये भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इसका नाम टर्म इंश्योरेंस क्यों पड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि कैसे हम सबसे अच्छी कंपनी को चूज़ करें, सबसे अच्छी कंपनियां कौन सी हैं और हमें कौन सी कंपनी बेस्ट सूटेबल होगी एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कि राइडर्स कौन कौन से हमें हमारे लाइफ इंश्योरेंस के साथ लेने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मेरा फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस। इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ घोटाले होते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो सारे पेमेंट ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जब आप नहीं होते हैं, जिस पर्पस के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है, जब वो उसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हाउ टू अवॉइड द क्लेम रिजेक्शन, मतलब क्लेम रिजेक्शन को हम कैसे रोकें, पहले से हम कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस रखें जिसकी वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट ना हो, और ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो है क्लेम सेटलमेंट, कि हमें क्लेम सेटलमेंट के समय पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है या हमें क्या करना चाहिए ताकि क्लेम सेटलमेंट के समय पे कोई भी इशू ना आए और हमारी फैमिली को जितना भी सम एश्योर्ड हमने लेके रखा हुआ है वो हमारी पूरी फैमिली को उस समय मिल जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि आखिर में क्लेम सेटलमेंट के समय पे प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो उन पे भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी अपन कवर करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर में लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है किसको। जब आप बच्चे होते हैं तब तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, जब आप स्कूल में होते हैं तब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जब आप कॉलेज में होते हैं तब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत उस व्यक्ति को होती है जो व्यक्ति कमाता है, क्योंकि जब वो कमाता है तो उसके पीछे वो अपने परिवार को पाल रहा होता है, उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। यदि डिपेंडेंसीज उस समय पे नहीं भी हैं तो बाद में उसके ऊपर जो है डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, तो उसकी प्लानिंग के लिए वो व्यक्ति जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखता है। तो ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो पहली कैटेगरीज में जो लोग आते हैं वो है सिंगल विथ पेरेंट्स। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी 20-22 साल की उम्र कंप्लीट की है और उसने अभी रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट करके कमाना शुरू किया है, फ्रेशर है, लेकिन उसके पास पेरेंट्स हैं और वो पेरेंट्स भी डिपेंडेंट हैं, या सपोज करो वो पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं भी हैं, तो भी उस केस में ऐसे व्यक्ति जो अभी रिसेंटली कमाना शुरू किए हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। उसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जब आप अर्ली एज में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत कम होती है। जैसे सपोज करो यदि कोई व्यक्ति 20-22 साल का है या 25 साल के अंदर का है और वो अगर 1 CR का, मतलब 1 करोड़ रुपए का यदि वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है, टर्म प्लान लेता है, तो उसकी प्रीमियम मुझे नहीं लगता कि वो 10-15 हज़ार के से ज़्यादा होती होगी, हार्डली 10 और विद इन 12,000 मेरे ख्याल से उसकी प्रीमियम होनी चाहिए। आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके आप चेक कर सकते हैं उसकी प्रीमियम क्या है, क्योंकि मैंने जब अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया था तो उस समय मेरी एज
लगभग 26-27 की थी और मेरा प्रीमियम जो आता है इस वक्त 10,000 रुपये का आता है। तो यदि मार्केट इन्फ्लेशन को कंसीडर भी करें तो विद इन 15,000 आपका प्रीमियम आना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो सिंगल हैं विथ पेरेंट्स हैं, उन्हें जो है ज़रूर एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनकी शादी होने वाली है, इसके कुछ समय बाद उनके बच्चे होने वाले हैं और पेरेंट्स अगर अर्निंग नहीं होंगे तो वो उनके ऊपर कुछ दिनों में डिपेंडेंट हो जाएंगे। पेरेंट्स अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो अभी डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में परिवार को चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। बट हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो भी आदमी जॉब में जाता है वो तुरंत जो है लाइफ इंश्योरेंस ले ले, क्योंकि उस समय उसको पता ही नहीं होता कि लाइफ इंश्योरेंस भी लेना होता है। सेकंड कैटेगरी, मैरिड विथ किड्स विथ पेरेंट्स और इनफैक्ट डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो ऐसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं और जिनके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उन्हें मस्ट कंपल्सरीली एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि इन केस उन्हें कुछ हो जाता है तो परिवार को पालने के लिए या परिवार को खर्च चलाने के लिए इतना पैसा मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपना जीवन लाइफ टाइम जैसा चल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, जो लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी उनके खर्चे हैं वो वहाँ से मैनेज हो जाएं, उससे आने वाले रिटर्न से मैनेज हो जाएं। वो मैं आगे आने वाले टॉपिक पे डिस्कस करूँगा कि हमें कितना समय शॉर्ट लेना चाहिए, तो वहाँ से हम लोग समझेंगे कि कितना लेना चाहिए, उसके रिटर्न से हम लोग कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे, अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऐसी थर्ड कैटेगरी, ऐसे लोग जो मैरिड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं और उनके ऊपर बहुत सारी अदर लाइबिलिटीज़ भी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे देश में लोगों की जॉब लगती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ईएमआई पे अपने फ़ोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और कई लोग बहुत जल्दी अपना घर भी खरीद लेते हैं। तो उनके पास 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है या कोई और अदर लोन, आपने लैंड खरीदी हो। उन सभी की लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए थर्ड कैटेगरी है, उनको भी कंपल्सरीली लाइफ इंश्योरेंस कराना ही चाहिए। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ। अब हम बात करेंगे कि हमारा सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। सम एश्योर्ड हमारा जो है वो सारी लाइबिलिटीज़ को कवर करना चाहिए। सारी लाइबिलिटीज़ मतलब घर के एक्सपेंसेस हैं प्लस अदर लाइबिलिटीज़, जैसे आपका कोई लोन है उसका अमाउंट, और यदि आपके पास बच्चे की एज कम है और आगे आने वाले समय में जब वो स्कूल में जाएगा या कॉलेजेस में जाएगा, अपनी पढ़ाई करेगा, अपनी शादी करेगा, तो वो सारे कैलकुलेशंस को मिला के आपके पास जो टोटल लायबिलिटीज़ आ रही हैं, उनको प्लस करके प्लस लोन की लायबिलिटीज़ को प्लस करके हम लोग अपना सम एश्योर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति है जिसकी एज इस वक्त 35 टू 40 है, एक वाइफ है, एक उसका बच्चा है, बच्चे की एज लगभग 3 साल की है, जो अगले 15 साल बाद कॉलेज में एंट्री लेगा, फिर इसके बाद वहाँ से 10 साल बाद और उसके लगभग वो शादी करेगा। तो इस केस को कंसीडर करके चलते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं। उसका मासिक खर्च लगभग 40,000 रुपये का आज की डेट में है। उसने एक घर भी लेके रखा हुआ है जिसकी ईएमआई लगभग 60,000 रुपये आती है, जिसकी टोटल सैलरी इस वक्त लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है या 18 लाख रुपए सालाना है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम एक केस कंसीडर करके चलते हैं और बताते हैं कि कितना उसका सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि बच्चे की फ़ीस और ये सब मिला के अपना टोटल एक्सपेंस जो आता है 15 साल बाद, सपोज़ करो कि आज की डेट में एजुकेशन की जो वैल्यू है पढ़ाई की, वो अगर 20 लाख रुपए के आसपास है, तो ये इन्फ्लेशन के साथ लगभग 20 साल या 15 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग हो जाएगी 80 लैक्स के आसपास। तो हमें वो 80 लैक्स कवर करने होंगे। नेक्स्ट, हमारे घर का खर्च चलाने के लिए लगभग 40 या 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमारा सम एश्योर्ड से जो रिटर्न आएगा वो हमें पर मंथ मिलना चाहिए लगभग 5 लाख रुपए सालाना। तो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। 5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से हमें मिनिमम 50 लाख का सम एश्योर्ड होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि उस व्यक्ति के ऊपर एक लोन भी है जिसकी ईएमआई है लगभग 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये 1 लाख रुपये, और जो बच्चे की हमने कैलकुलेशन करके चले हैं कि उसकी एजुकेशन के लिए कितना ज़रूरत होगा और उसकी मैरिज के लिए भी लगभग उतने ही पैसों की ज़रूरत उसकी मैरिज के समय पे आएगी, 80 के आसपास। तो 80 प्लस 80 160 प्लस 1 मतलब करीब 2.5 से 3 करोड़ के बीच में उसको एक टर्म प्लान का प्लान इमीडिएट बेसिस पे करना चाहिए। जब भी इन केस यदि वो अपने परिवार को छोड़ के जाता है तो उनको इतना पैसा मिल जाए ताकि वो अपना
जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। हमारे सम एश्योर्ड जितना भी लेते हैं, वो हमारा इन्फ्लेशन बीट ज़रूर करना चाहिए। सपोज़ करो कि आज की डेट में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। बट उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आज के हिसाब से आपको लग रहा है कि बहुत सफिशिएंट है। बट आपकी एज आज की डेट में सिर्फ अगर 25 साल है या 30 साल है, तो ऐसे केस में आप जब रिटायर्ड होंगे, 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे, उस समय यदि आपको कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू सफिशिएंट नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए? हमें हमारे सम एश्योर्ड को रीअसेस करना चाहिए। असेसमेंट उसका करना चाहिए कि आज जब मैं 35 का हो गया हूँ या 40 का हो गया हूँ, मेरी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, कोई लोन बढ़ गया है, तो मुझे एडिशनल या तो टॉप अप करना चाहिए या फिर एडिशनल एक नई पॉलिसी ज़रूर लेना चाहिए, ताकि ये सारे एक्सपेंसेस और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो कवर हो पाएँ। अब कई लोग पूछेंगे कि भाई मेरे पास एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें तो बढ़ गई हैं, डिपेंडेंसीज़ बढ़ गई हैं, बट मुझे मैक्सिमम कितने पैसों का या कितने रुपयों का, कितने लाख का या कितने करोड़ का मुझे टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है? तो मैंने जब चेक किया था, रिसर्च कर रहा था, उस समय मुझे मिला था कि कई कंपनीज़ जो हैं आपकी एनुअल इनकम का लगभग 20 टू 25 टाइम्स भी आपको लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, इंटरनेट पे जाके कि कौन सी कंपनी कितना दे रही है, बट मैक्सिमम कंपनी लगभग 15 टाइम्स तो देती हैं, कई कंपनीज 20 टाइम्स भी देती हैं और कई कंपनीज 25 टाइम्स भी देती हैं। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके इनकम के हिसाब से आप किस ब्रैकेट में आते हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो वो आप फर्स्ट टाइम में ही ले लें। क्यों? क्योंकि जब आप अर्ली एज में ले रहे होते हैं तो आपकी प्रीमियम बहुत कम होती है और इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करके लेते हैं, तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करो यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से वो लगभग 2 करोड़ का या 2.5 करोड़ तक का टर्म प्लान ले सकता है और जितनी अर्ली एज में लेगा उतना प्रीमियम उसका कम होगा। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड उस वैल्यू को बोलते हैं जितने वैल्यू का हमने टर्म प्लान लिया है या लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है, उसको बोलते हैं हम सम एश्योर्ड। उसको शॉर्ट फॉर्म में कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, जब आप जिन लोगों ने पॉलिसी लेके रखी होगी वहाँ पे उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं ले रहे हैं या जो आगे लेने वाले हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ऐसे का मतलब क्या होता है। ऐसे मीन सम एश्योर्ड। तो हमें रीअसेसमेंट करना चाहिए। तो रीअसेसमेंट हमें कब कब करना चाहिए हमारे सम एश्योर्ड का? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारी लाइफ में जो भी मेजर इवेंट्स आते हैं, उस समय हमें ज़रूर अपने लाइफ इंश्योरेंस का असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट करने का मतलब है कि वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट, हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है तो कितने परसेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और कितनी जल्दी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो मेजर इवेंट्स में आपकी जो होती हैं वो होती है एक मैरिज, दूसरा होता है यदि आपने बेबी प्लान किया है, पहला बच्चा हुआ है, दूसरा बच्चा हुआ है। इसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इवेंट होती है वो होती है प्रमोशन। यदि आपने एक अच्छी प्रमोशन पाई है, आपका पूरा सैलरी आपने एक लेवल चेंज किया है, मिडिल लेवल से अपर लेवल पे पहुँचे हैं, या लोअर लेवल से मिडिल लेवल पे आए हैं, फिर मिडिल लेवल से अपर लेवल पे गए हैं, मिडिल मैनेजमेंट से अपर मैनेजमेंट में गए हैं, अपर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट में गए हैं। तो ये सारी जो इवेंट्स होती हैं वहाँ हमें रीअसेस करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक बटन पे क्लिक करें, तो सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें। इस शो को देखने के बाद यदि कोई भी डाउट, आपको कोई शंका हो, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे पिंग कर सकते हैं financialfreedom.net.in। आप हमें हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।